हाँ, तो टॉपिक जो नया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, मतलब आप कुछ लाइंस ड्रॉ करके बताते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसमें क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चोरली। These are such smooth continuous curve and tangent। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्मूथ कर्व है, एक स्मूथ कर्व। इसके किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसके किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट आपको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। पॉइंट ए पे अगर आप देखें ये टेंजेंट, पॉइंट बी पे आप देखेंगे टेंजेंट, पॉइंट सी पे देखें टेंजेंट, डी पे टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, समझे? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होंगी। देखो, प्लस से बाहर की तरफ को आएंगी, प्लस से बाहर की तरफ को आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, हमेशा नेगेटिव की तरफ को आएंगी। बेटा ये बात आपको मैं बता चुका था कि आप कोई पॉइंट चार्ज लेते हो, आप कोई पॉइंट चार्ज लेते हो, और वो जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है, वो टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब क्या है कि अगर आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक प्लस के फील्ड में रखा तो उसे रिपेल मारेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो प्लस से ओरिजिनेट होती हैं, जो फील्ड लाइंस हैं वो प्लस से होती हैं ओरिजिनेट, और जो फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव पे क्या होते हैं, टर्मिनेट, कि नेगेटिव की तरफ को आएंगे, पॉजिटिव से दूर जाएंगे। ठीक है ना बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो बेटा ऐसा है कि मान लीजिए प्लस चार्ज है और यहां से मैंने कहा कि ये कुछ फील्ड लाइन जा रही हैं, यहां पे फिर से प्लस चार्ज है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि यहां से ये जो ए पिक्चर है और ये बी पिक्चर है, तो हमने कहा जो पिक्चर ए है इसमें मोर फील्ड लाइंस हैं। पिक्चर ए में क्या है बेटा, मोर फील्ड लाइंस कंपेयर टू बी। पिक्चर ए में मोर फील्ड लाइंस हैं कंपेयर टू बी, और अगर पिक्चर ए में ज्यादा फील्ड लाइंस हैं कंपेयर टू बी के, तो हम बोलेंगे बेटा इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मतलब इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से। समझ रहे बेटा? तो फील्ड लाइंस जो हैं वो हमको आइडिया देती हैं किसके बारे में, कि किस चार्ज की कितनी स्ट्रेंथ है। ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड चार्ज, ज्यादा फील्ड लाइंस मतलब कि ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगली बात, इसी में जितनी फील्ड लाइंस डेंसर होंगी, यहां फील्ड लाइंस डेंसर है, यहां फील्ड लाइंस डेंसर है, तो मतलब कि यहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे लेस डेंसर है, तो यहां पे कंपेरेटिवली लेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है उसके बारे में भी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट बात, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखो बेटा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती।
अगर हम समझें इस पॉइंट को, मान लो ये एक फील्ड लाइन है और मान लो ये एक फील्ड लाइन है और दोनों कट कर गई इस पॉइंट ए पे, ठीक है ना, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन। अब अगर ये दोनों फील्ड लाइंस कट करी इस पॉइंट ए पे, तो अगर मैं इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करूं इस फील्ड लाइन पे, डायरेक्शन यहां पर आ गई। अगर मैं यहीं पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, डायरेक्शन यहां पर आ गई। तो इसका मतलब इफ टू फील्ड लाइंस intersect each other, it represent two directions of field lines at point of intersection। बेटा इसका मतलब कि इंटरसेक्शन में के पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बेटा। अगली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बट इंट्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड फील्ड लाइंस। तो बेटा जो ये इंड्यूस्ड फील्ड लाइंस हैं बाद में पढ़ेंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड के है ना, चलो वो तो कोर्स से हट चुका है 10th के, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। क्या होता है, करंट इंड्यूस। तो उस इंड्यूस्ड करंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो तो एक क्लोज लूप फॉलो करती हैं, बनाती हैं, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस मतलब होता है बेटा फील्ड लाइंस बाय चार्ज। बेटा ये कोई क्लोज लूप फॉलो नहीं करती। सोचो अगर ये क्लोज लूप बनाता तो इसका मतलब इसी पे ओरिजिनेट होता, इसी पे क्या होता, टर्मिनेट होता। ये तो अपन ने कहा गलत है। हमने क्या कहा कि प्लस से होगा ओरिजिनेट और माइनस पे क्या होगा, टर्मिनेट। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है कभी भी क्लोज लूप फॉलो नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर में, अच्छा किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्या ये पॉइंट आगे लिखा है मैंने? नहीं लिखा। तो देखिए ये लिखा तो होगा मैंने, ये पॉइंट पक्का लिखा होगा। इसमें क्या लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। देखो ये रहा रीजन। जब आप एक कंडक्टर लेंगे, मान लीजिए एक कंडक्टर है, यहां पे एक चार्ज है और यहां से फील्ड लाइंस इस चार्ज से मान लो आ गई, है ना। चलो मानो इस चार्ज से या किसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होगा बेटा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, वो यहां वहां ट्रेवल कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब यहां से फील्ड लाइन आएगी, हमने सीखा था कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन में तो फोर्स लगता है प्लस चार्ज पे, फील्ड लाइन के अपोजिट में फोर्स लगता है बेटा नेगेटिव चार्ज पे। फील्ड लाइन के डायरेक्शन में फोर्स लगता है प्लस चार्ज पे, फील्ड लाइन के अपोजिट में लगता है बेटा फोर्स किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है ना। तो फील्ड लाइन के
तरफ लगेगा फोर्स प्लस पे और अपोजिट लगेगा फोर्स माइनस पे, जिसकी वजह से सारा प्लस चार्ज यहां जमा हो जाएगा, सारा माइनस चार्ज यहां जमा हो जाएगा। अब यार फील्ड लाइन जो होती है वो ट्रेवल करती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से, मतलब फील्ड लाइन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को क्या होती है, जनरेट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को क्या होती है बेटा, जनरेट होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो अब ये हुआ बेटा कि यहां पे ये जितना बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, इसके अंदर उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा हो। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आउटर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। ये आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स नहीं आते। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ मेटालिक कंडक्टर, तो हम बोलेंगे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं। तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आई, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, कैंसिल हो गए, और फिर यहां पे पॉजिटिव से दूर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो अगर किसी मेटालिक कंडक्टर या मेटालिक प्लेट के सामने आपने चार्ज रखा है, तो उससे बनने वाली जो फील्ड लाइंस है या उससे जो पैटर्न बनेगा फील्ड लाइंस का, वो कुछ इस तरीके का होगा। आपको रीजन दे दिया मैंने। यही रीजन आप देखेंगे कि यहां भी मैं आपसे बता दूं कि ये बिल्कुल इसका सेम रीजन था, हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बेटा, तो उन दोनों का सेम रीजन था, साथ में एक्सप्लेन कर दिया। अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है भाई, देखिए ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। अब कंडक्टर में क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए इसमें कोई चार्ज इंड्यूस हुआ, क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ। अब चार्ज इंड्यूस हुआ तो चार्ज कंडक्टर में हमेशा बाउंड्री पे फैल जाता है, चार्ज कंडक्टर में हमेशा बाउंड्री पे कंप्लीटली फैल जाता है। देखो कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, जो चार्ज मान लो यहाँ पे कुछ डेवलप भी हुआ, मान लो कुछ चार्ज यहाँ पे डेवलप भी हुआ, तो चार्ज जाएगा, यहाँ भी कुछ चार्ज होगा, तो इनके बीच में कुछ रिपल्शन होगा। रिपल्शन है, कंडक्टर है, चार्ज फ्लो कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मान लीजिए, चार्ज फ्लो कर सकता है। तो चार्ज फ्लो कर करके ऐसा चाहेगा, ये चार्ज ऐसा चाहेगा कि जो रिपल्शन हो मिनिमम हो जाए। भाई जब फोर्स या रिपल्शन मिनिमम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो स्टेट किसकी है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है। किसकी स्टेट है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो ये चार्ज चाहेगा कि ये ऐसी जगह फैल जाए ताकि इसमें क्या हो जाए, मिनिमम, इसमें मिनिमम क्या हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। तो अब ये चार्ज फैलना शुरू होंगे पूरे सरफेस पे। क्यों, अगर सिर्फ इतने में फैलते यार तो भी तो मैं क्या कहता कि अभी भी क्या है, रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो, इसके लिए चार्ज पूरी की पूरी बाउंड्री पे, या हम बोलेंगे उसके कंप्लीट सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज यहां पूरा क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जो फील्ड लाइन है वो हमेशा क्या होगा, अब एक बात और, जो ये सरफेस होता है,
जो ये सरफेस होता है ये होता है बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बेटा क्या होता है ये? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब कि पोटेंशियल जो है, अभी हम बेटा पढ़ेंगे इसके बारे में, पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। बेटा हम जानते हैं कि चार्ज के फ्लो होने से करंट आता है। करंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर था कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस था कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल। बेटा दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है वो जीरो, पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस कितना होगा? जीरो। तो करंट कितना होगा? जीरो। करंट है जीरो तो चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज फ्लो नहीं करना चाहिए। अब मान लो कि फील्ड लाइंस किसी एंगल पे निकल रही हैं। फील्ड लाइंस नहीं निकल रही परपेंडिकुलर, मैं कहता हूं कि फील्ड लाइंस निकल रही किसी एंगल पे, इस सरफेस से किसी एंगल पे। हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है तो कुछ ई बना रही है। अब बेटा ये मानो एंगल थीटा है, तो बेटा ये कितना है? यहां पर हो गया ई साइन थीटा, और बेटा यहां पे कितना हो गया? ई कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पे निकल रही होंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पे निकल रही होंगी, तो इसका मतलब कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लग रहा होगा उसका एक कंपोनेंट तो यहां को होगा, उसका एक कंपोनेंट यहां को होगा, ठीक है ना? उसका एक कंपोनेंट इस तरफ को, एक कंपोनेंट इस तरफ को। ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस फोर्स पे, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ये कंपोनेंट इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर ये कंपोनेंट इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो मैं कहूंगा कि चार्ज क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। चार्ज क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। अगर चार्ज डिस्प्लेस होगा तो इसका मतलब चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज अगर फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा करंट फ्लो करेगा। अभी मैंने क्या बताया बेटा? किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने की वजह से उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो जीरो होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट कितना? जीरो है। इसका मतलब कि चार्ज का फ्लो हो नहीं रहा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे हुआ तो इसका मतलब कि चार्ज पे फोर्स लगेगा, चार्ज डिस्प्लेस होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज से फ्लो से करंट आ गया, और करंट हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एंगल पे ना होते हुए कि ये केस गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मेटल के सरफेस पे क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, क्योंकि इसको होना पड़ेगा जीरो। ये जीरो होगा तो कॉस थीटा बराबर जीरो, और कॉस की वैल्यू बेटा जीरो कब होती है? जब कितना एंगल होता है बच्चे? 90 डिग्री। जब कितना एंगल हो बेटा? 90 डिग्री। तो इसीलिए फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगी? उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बेटा, शायद कहानी क्लियर हो गई है आपको। अब रीजन अगला, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस पे असर्शन एंड रीजन बनते हैं, यही एमसीक्यू बनते हैं। तो मैं हर पॉसिबल केस डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको कुछ सोचना ना पड़े, काम हो जाए। बाकी तो हाँ बेटा, अब मैंने हर रीजन आपको बता दिया है, तो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप संभाल लेंगे, आप समझ जाएंगे। बेटा इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ स्फेरिकल शेल। ये लो बेटा, एक स्फेरिकल शेल है, ये रहा बेटा आपके पास एक स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल है, मतलब कि, और इस स्फेरिकल शेल में आपने चार्ज रख दिया पहले बीचों बीच। क्या रखा? एक प्लस क्यू चार्ज रखा आपने, बीचों बीच रखा, सही है। अब प्लस क्यू चार्ज, पहले ये न्यूट्रल था, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर संख्या में थे, वो तो अब भी होंगे।
इस चार्ज के द्वारा एक फील्ड जाएगा, इस चार्ज के द्वारा एक अगर फील्ड जाएगा तो वो फील्ड इस पे एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगाएंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स लगाएंगे। तो नेगेटिव तो चार्ज की तरफ को, मतलब फील्ड के अपोजिट, यहां से फील्ड जाएगा, प्लस से फील्ड जाएगा इस तरफ को, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे चार्ज की तरफ को। तो नेगेटिव जो है वो पूरा यहां कलेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव बाउंड्री पे कलेक्ट हो जाएगा, है ना, अपोजिट। तो अभी भी ये है क्या, अभी भी है, तो ये न्यूट्रल है ना, जितना नेगेटिव हुआ उसमें इंड्यूस उतना ही क्या हो गया, पॉजिटिव भी इंड्यूस हो गया। अब बात, हमने अभी रीजन देख लिया कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, वो परपेंडिकुलर। और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्कल के अंदर में ये अगर टेंजेंट है तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। कहां से करता है बेटा, पास, सेंटर से पास करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सब लाइंस कहां से पास करेंगे बेटा, सेंटर से पास करेंगे। तो ये सेंटर 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 सेंटर। तो बेटा ये क्या बना, ये बना एक स्फेरिकल शेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर चार्ज उस स्फेरिकल शेल के बिल्कुल सेंटर पे हो। कहां पर हो बेटा, बिल्कुल सेंटर पे। अगर ये सेंटर पे नहीं है तो क्या होगा सर, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है तो क्या होगा, 2 मिनट, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है तो क्या होगा, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है, कुछ चार्ज मान लो इस तरफ को है और ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर था। अब फिर से वही कहानी, इस चार्ज की वजह से अभी चार्ज इसके पास है तो इस तरफ को माइनस ज्यादा इंड्यूस होगा और इस तरफ को थोड़ा माइनस कम इंड्यूस होगा। जब बीचों बीच तो इक्वल इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से इस तरफ कुछ चार्ज प्लस ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, इस तरफ को कुछ चार्ज प्लस कम इंड्यूस हो जाएगा। अब सरफेस से तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये कहां से पास करना चाहिए था, ये सेंटर से पास करना चाहिए था, वही सही है। पर अब समस्या क्या आ गई, क्या हो गया, समस्या बेटा ये आ गई कि चार्ज तो सेंटर पे है ही नहीं, चार्ज तो सेंटर पे है ही नहीं। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है तो इसका मतलब जो ये फील्ड लाइन से सेंटर से होती हुई जाएंगी, ये फील्ड लाइन सेंटर से होती हुई जाएंगी। क्यों, ये प्लस है, फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होंगी तो ऐसे जाते हुए ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते हुए ऐसे, मतलब कि सरफेस के पास जब आए तो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे ये दिखेगी ऐसे, ठीक है ना बेटा। तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखेंगी, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है, अगर चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है तो यहां से स्ट्रेट लाइन जाने वाली क्योंकि सेंटर पे ही है। पर अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है तो सरफेस के बाहर तो यहाँ पे ये फील्ड लाइन सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होंगी। तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है वो कुछ ऐसी लगेंगी कि वो ऐसी दिखेंगी कि वो सेंटर से आ रही हैं। तो इस चार्ज से ऐसे होते हुए लाइन जाएगी, स्ट्रेट ना होके हल्का सा कर्व हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेटा जितने केस बनते हैं आपको बता दिए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का सारा काम आप याद कर लेंगे। कल की क्लास में हम गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हमने डाइपोल एंड डाइपोल एंड फील्ड लाइंस पूरी कर ली हैं बच्चों। गॉस लॉ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 1 का, ठीक है। चैप्टर थोड़ा टॉपिक मतलब बड़ा भी है पर लास्ट टॉपिक है। आई होप कि यहाँ सब कुछ अब याद रखेंगे। जो बच्चे जेई के हैं वो और क्वेश्चंस लगाएं, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएं, ट्राई करें। नीट के लिए मैंने सफिशिएंट लेक्चर ये बना दिया, जेई के लिए भी कंटेंट से बाहर बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। हाँ, क्वेश्चंस तो भी हम और देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हम और देखेंगे, ठीक है बेटा।